हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो कि 2017 में हुआ था, सोशियोलॉजी का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोस्ट हिस्टोरिज्म हु आर्ग्यू दैट व्हाट टेक पैलेस एंड द स्टेज रिप्रेजेंट दैट टेक पैलेस इन रियल लाइफ। इसमें एक वर्ड आया है पोस्ट हिस्टोरिज्म। ठीक है। अच्छा, उत्तर संरचनावाद। अब आपको मैं बता दूं, उत्तर संरचनावाद या संरचनावाद के बारे में जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो आपकी थ्योरी आई है गिडिंग्स के द्वारा। ठीक है। एज यू नो, गिडिंग्स ने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी दी है जो बहुत फेमस है एज द होलिस्टिक व्यू ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ये गिडिंग्स के स्टेटमेंट रहे हैं। बट जब उत्तर संरचनावाद के बारे में बात आती है तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जॉर्ज डेरिडो। इनकी जो फेमस बुक है जिनके बारे में ये बात करते हैं वो बात है ऑफ ग्रामेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये ऑफ ग्रामेटोलॉजी के बारे में ये बात करते हैं। फूको ने कहा है पावर फ्रॉम एवरीवियन एंड पावर नॉलेज फ्रॉम एवरीवियन। जैसे जैसे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं वैसे वैसे हमारे पास पावर डेवलप होती जाती है। एंड पियर बोधू की बात करते हैं तो पियर बोधू ने कल्चर कैपिटल के बारे में चर्चा करी है। तो 61 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। विच वन द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी। जब कल्चर डाइवर्सिटी होती है, कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? कल्चर डाइवर्सिटी किस वजह से हुई है? रीजनरेशन के कि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गई है आपकी पॉपुलेशन, इसलिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, उनकी भाषाएं बहुत अलग अलग हो गई हैं। या रिलीजियस टेंशन, ये धार्मिक से जो तनाव हो गया है कि मोमडन ऐसे कर रहे हैं या सिख ऐसा कर रहे हैं, हिंदू ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसलिए आपकी कल्चर डाइवर्सिटीज हो गई हैं। यानी कि सबका अलग अलग कल्चर, जो सांस्कृतिक विविधता आई है वो किस लिए है? क्योंकि सबके अलग अलग रिलीजन्स हो गए हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स हो गए हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उनके रिचुअल्स हो चुके हैं, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से उनके सारे कल्चर रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number 63. Which one the following is not an indicator of the culture diversities in India? Is not an indicator of the culture diversity. सांस्कृतिक विविधता का तत्व नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई? सांस्कृतिक विविधता किससे आएगी? प्रजाति से आएगी, आपके कास्ट से आएगी, आपके रिलीजन से आएगी, पर क्लास से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्लास आपके ओपन होती है हमेशा। आप किसी भी क्लास में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो कि आज हमें इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, उस कम्युनिटी को या उस रिलीजियस को ज्वाइन करना है। दैट इज, इसका राइट ऑप्शन है सी। Question number 64. Which is the following is not essential feature of the social movement? social movement का जो आवश्यक तत्व नहीं है वो कौन सा है? ठीक है। कलेक्टिव मोबिलाइजेशन, यानी सामूहिक गतिशीलता। लोग समूह में एकत्रित होते हैं, ग्रुप में होते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं या उनकी जो भी कमांड होती है, जो भी एक्टिविटी होती है वो ग्रुप में होती है। दैट इज कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। अच्छा, दूसरी होती है आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा, यानी कि आप सामाजिक आंदोलन कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो है आपका। ठीक है, उस मोटिव के बेस पे करोगे ना, तो वो एक मोटिव होना चाहिए, यानी कि आपकी आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका है ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज। अच्छा, मूवमेंट क्यों होता है? हमेशा जब भी आंदोलन होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन चल रही होती है उसमें आपको चेंजेस चाहिए होता है। ठीक है, कि हमें ये चेंज होना चाहिए, हमें ऐसा चेंज होना चाहिए, ऐसा चेंज होना चाहिए, जो भी आज तक प्रेजेंट चल रहा है, यानी कि आपको चेंजेस की ओर काम करना होता है, इसीलिए आप मूवमेंट करते हैं। बट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इसका फाइनल पार्ट है। सोशल मूवमेंट का फाइनल पार्ट होता है रिवोल्यूशन। क्रांति हो गई है, यानी कि जो भी आज तक पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको सडन चेंज करने की क्षमता आपके रिवोल्यूशन में आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा, तत्व नहीं है, वो है 64 का बी। Question number 65. Who is the views the caste and untouchability do not let Hindus act the community? देखो, अनटचेबिलिटी जब वर्ड आया है तो इसका राइट ऑप्शन आएगा बी आर अम्बेडकर, क्योंकि इनका जो स्टडी रही है वो अनटचेबिलिटी पर रही है, अस्पृश्यता पर इनका अध्ययन रहा है। डेविड हार्डिमान की कहते हैं द फाइंडिंग ऑफ द बनिया। इनका भी सब लैटन थ्योरी रहा है दोनों का। ठीक है, इन्होंने फंडिंग और बनिया पे काम किया था। लुईस डुमा की बात करते हैं तो लुईस डुमा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। ये भारतीय करण विद्या शास्त्र पे काम करते हैं कि ठीक है, यहाँ की कास्ट सिस्टम कैसा है, यहाँ के रिलीजियस कैसे हैं, ये सारी लुईस डुमा की स्टडी रही है। एंड एम एन श्रीनिवास जो है वो फंक्शनलिज्म रहे हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट काम रहा है इनका, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो ये 65 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोमिनेंट कास्ट एज द गिवन बाय एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के बारे में, प्रभुत्ववादी जाति के बारे में जो बात कही है, जो विशेषताएं कही हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिकल पावर, कि जो ये कास्ट होती है वो जनसंख्यात्मक रूप से बहुत पावरफुल होती है और उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है। ठीक है, दूसरा इनका जो आंसर है ऑप्शन इकोनॉमी पावर, इकोनॉमी पावर भी होती है, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होती है और अपनी जो भूस्वामित्व होता है, अपनी भूमि के राजा होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका है वेस्टर्न एजुकेशन एंड जॉब्स एंड एडमिशन, कि इनके पास पाश्चात्य संस्कृति की नॉलेज रहती है। नेक्स्ट इनका है ऑप्शन अर्बन सोर्स ऑफ इनकम, कि जो सोर्स के स्रोत हैं, जो इनकम के स्रोत हैं, आय के स्रोत, वो नगरीय स्रोत हैं, यानी कि नगरों के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से वो आय कमाते हैं। तो देखो, जब भी एम एन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करी है तो उन्होंने 2-3 टॉपिक लिए हैं। एक तो लिया है पॉलिटिकल, एक लिया है इकोनॉमी और एक लिया है आपकी पॉपुलेशन। ये इन्होंने 3 टॉपिक लिए हैं। ठीक है, और उनके पास होती है लॉट ऑफ लैंड। तो ये इन्होंने 4 टॉपिक लिए हैं, इसलिए जो मैच हो रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, एस.सी. दुबे पुट ग्रेट एम्फेसाइज दैट द मैन क्राइटेरिया यूज द कास्ट रैंकिंग इन विलेज एंड रिचुअल्स एंड नॉट। ये जो एस.सी. दुबे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मापदंड धार्मिक होता है, ना कि। ठीक है, तो देखो, जो इनकी बुक थी द कमार, ये इन्होंने उस जनजाति का अध्ययन किया, एंड द इंडिया चैलेंजिंग विलेज, इंडिया चैलेंजिंग विलेज जो उनकी स्टडी रही है, उसके अंदर क्या कहा कि एक गांव के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो धार्मिकता के साथ साथ या रिचुअल के साथ साथ आपके पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए, एजुकेशनल भी होनी चाहिए, मनोरंजनात्मक भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक आपके वो भी होनी चाहिए, बट इकोनॉमी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी हो जाएगी तो वो टोटली चेंज हो जाएगा, बट इन सारी चीजों की वजह से उनमें जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, वो सारी चीजें बॉन्डिंग क्रिएट होना ज्यादा जरूरी है। तो 67 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, हु हैड द व्यू द इंडियाज ट्राइब्स वर बैकवर्ड हिंदूज। ये वाला क्वेश्चन अब तक ज्यादा भी नहीं तो 50 टाइम्स पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, कि किसने ये विचार दिया कि भारतीय जनजाति पिछड़े हिंदू हैं। आपको याद होगा कि जब भी जनजाति के बारे में बात होती है या पिछड़े हिंदुओं के बारे में बात होती है तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा जीएस गुरी। इस क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि कम से कम ये 50 बार पूछा गया, हर एग्जाम में घुमा फिरा के ये स्टेटमेंट देके पूछ लेते हैं कि किसने कहा था, या जीएस गुरिया का हिंदू से रिलेवेंट क्या स्टेटमेंट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, द कॉज ऑफ द पॉवर्टी, इसकी पॉवर्टी के कारण कौन से हैं, गरीबी के कारण कौन से हैं। इलिटरेसी, डेफिनेटली इलिटरेसी की वजह से भी पॉवर्टी हो जाती है। जब हम कमाना जानते ही नहीं है, हमारे में शिक्षा ही नहीं है कि कैसे कमाना चाहिए, तो हम कैसे गरीबी को दूर करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास रोजगार नहीं है, आप बेरोजगार हो, इसलिए भी आपके पास पॉवर्टी है। घर बैठे बैठे थोड़ा ना आप अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हो। साथ ही पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ उस एरिया की हाई है, इसलिए आपको प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाता है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए भी पॉवर्टी हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, मैच द आइटम लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। बुक को ऑथर के साथ मैच करना है। पहला आपका बुक का नाम आ रहा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये लिखी गई थी एम एन श्रीनिवास के द्वारा, यानी कि एका 4। ठीक है, दूसरी आपकी लिखी गई है कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट क्लास एंड पावर आपकी लिखी गई है आंद्रे बेते के द्वारा। ठीक है, यानी कि बी का 1। होमोहार्केसिस आपकी लिखी गई है लुइस डूमा, यानी कि सी का 2। एंड फोक कल्चर एंड द पीजेंट सोसाइटी इंडिया लिखी गई है आपके इंद्रदेव के द्वारा, यानी कि डी में 3। ठीक है, ये मैच कैसे होता है देखो, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया आपको याद आ रहा है एम एन श्रीनिवास का है, एम एन श्रीनिवास का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैच हो गया। ठीक है, और कास्ट क्लास एंड पावर ये आपके आंध्र बेते की है। होमोहार्केसिस ने लुइस डूमा के बारे में बात करी है, लुइस डूमा ने होमोहार्केसिस लिखा है, जिसके 11 चैप्टर है, इन्होंने कास्ट के बारे में विशेष रूप से लिखा है और ये इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही आपको बता देते हैं जे.एच. हट्टन, इनकी जो बुक है वो बुक है कास्ट इन इंडिया। ठीक है, जे.एच. हट्टन की जो बुक है वो है कास्ट इन इंडिया। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्टअप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।